गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है KVVM स्कूल की क्लास 12th में, जिसमें मैं आज आपको टॉपिक लेने आया हूँ पार्टनरशिप का थर्ड। अभी तक हमने पार्टनरशिप सेकंड के अंतर्गत एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर को हमने रीड किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक्चुअली ये चैप्टर दो चैप्टरों को मिलकर के बनाया था, रिटायरमेंट और डेथ, लेकिन जो 30% को उस सिलेबस से कम किया गया है उसमें से डेथ वाले हिस्से को ख़त्म कर दिया जाए। तो आज हम लोग केवल रिटायरमेंट वाले पार्ट को ही लेंगे। आगे के लिए मैं इसे सिखाने से पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि साझेदारी 3 में साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या होता है। ठीक है, तो साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी तो हम लोग जानते हैं, जहां पर मैंने बताया था विकेंद्रित साधनों का केंद्रीकरण है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन आज हम लोग साझेदारी नहीं कर रहे, साझेदारी के अगले स्टेप पे आए, अवकाश ग्रहण। जब कभी कार्य करने वाले साझेदारों में से कोई साझेदार किसी कारणवश, ड्यू टू सम कॉजेज, उसका कोई भी कारण हो सकता है, वो फर्म छोड़ के जाने को तैयार हो जाता है, कहता है कि मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, तो ऐसे में हम उसका लेखा किस तरीके से करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आती है अवकाश ग्रहण क्या है। तो अवकाश ग्रहण यानी वो स्थिति जब कभी कोई साझेदार साझेदारी फर्म को छोड़ के जाने के लिए तैयार होता है, तो उसे साझेदारी फर्म का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। अवकाश ग्रहण किन किन दशाओं में होता है, पहले हम उन चीज़ों को और जानेंगे, है ना। नंबर 1, साझेदार के अस्वस्थ होने पर। यदि साझेदार अस्वस्थ है यानी तबीयत खराब रहती है, काम नहीं हो पा रहा उससे, तो ऐसी कंडीशन में। दूसरा, साझेदारों के मध्य मतभेद, यदि साझेदारों के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद चल रहे हैं या विवाद चल रहे हैं यानी झगड़े, तो ऐसी कंडीशन में भी साझेदार इरिटेट्स होते हैं और वो ऐसे में फर्म छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। तीसरा, पहले की अपेक्षा अधिक लाभप्रद व्यवसाय मिलने पर। कभी कभी ऐसा होता है, साझेदार चाहते हैं कि मैं गेन करूं, अच्छा ज़्यादा लाभ कमाऊं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें कोई और जगह सर्च करते हैं, कोई और जगह दिखती है, कोई और बिजनेस दिखता है, तो वहाँ देखते हैं कि बोले यार यहाँ पर कमाई ज़्यादा अच्छी है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ मुझे फ़ायदा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस वाली फर्म की पार्टनरशिप को छोड़ेंगे, एक फॉर्मल लेटर दे करके और दूसरी जगह ज्वाइन कर लेंगे, दूसरी जगह बिजनेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इन 3 दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, साझेदार के अस्वस्थ होने के कारण यानी तबीयत खराब, बीमारी चलती जा रही है लगातार, उससे काम नहीं हो रहा है, मतभेद होने पर या विवाद होने पर, साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, आए दिन छोटी छोटी बातों पर उनके बीच में नोक झोंक होती रहती हैं, तब भी इरिटेशंस पैदा हो जाती हैं। तीसरा, यदि उसे कोई और अधिक लाभप्रद अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो फ़ौरन यहाँ से स्विच करेगा, दूसरी जगह पहुँच जाएगा। ठीक, अब बात आती है अवकाश ग्रहण के समय हमें क्या क्या प्रोविजनलिटीज़ को फॉलो करना है, हमें उन्हें भी ध्यान देना है। तो देखिए, साझेदारी फर्म में साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय हमें ज़रूरी होता है कि जब भी फर्म से साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उस समय पर हम फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करेंगे। यानी अवकाश ग्रहण की तिथि तक फर्म में जितनी भी संपत्ति और दायित्व हैं उनको हम रीवैल्यूएट करेंगे, जैसे एडमिशन के समय करते थे, और रिवैल्यूएशन करने पर जो भी लाभ या हानि होगी वो सभी साझेदारों में बांट के दिखा दी जाएगी। दी सेम एज, ठीक। दूसरी बात, जो भी फर्म की ख्याति होगी
उसको भी एनालाइज किया जाएगा। यदि पुरानी ख्याति दी हुई है तो वो तीनों पार्टनरों में बांट के ख़त्म की जाएगी, और यदि ख्याति का मूल्यांकन किया गया है तो उसे भी पार्टनरों में एडजस्ट किया जाएगा। इसकी एंट्रीज मैं अभी आपको बताऊंगा। साझेदारों के लाभ वितरण अनुपातों में परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन भी हम लोगों को अभी सीखना है, ठीक है। इसके बाद साझेदार को दी जाने वाली धनराशि, जो भी साझेदार फर्म से जाएगा उसको जो रकम दी जाएगी वो कितनी होनी चाहिए और कैसे निकाली जाएगी, हमें उसको भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। साथ ही साथ उस रकम का भुगतान कैसे किया जाएगा, ये सब बातें भी हमें सोचनी पड़ेंगी। तो यहाँ आज मैं सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको अनुपातों के विषय में बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेंगे। जैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालते थे, ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे। सपोज करो एक फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, 3, 2 और 1 के अनुपात में। 2-3 तरीके के मैं पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से समझते चलना। सपोज करो बी ने फर्म से जाकर के रिटायरमेंट लिया, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। और जब बी रिटायर हो रहा है तो फर्म में कौन बचता है, ए और सी, यानी ए का अनुपात और सी का अनुपात, यानी 3:1। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4 और 1/4, ठीक। एडमिशन और रिटायरमेंट में बिल्कुल उल्टा चलता है साहब। एडमिशन में पहले 2 होते हैं, बाद में तीसरा आ जाता है, या पहले 3 होते हैं, बाद में चौथा आ जाता है। रिटायरमेंट में पहले 3 होंगे, 1 चला जाएगा तो 2 रह जाएंगे, 4 होंगे, 1 चला जाएगा तो 3 रह जाएंगे। यानी रिटायरमेंट में घटते हैं, एडमिशन में बढ़ते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। कभी कभी अनुपातों का फेस इनके अतिरिक्त दूसरा भी होता है। दूसरा फेस समझ लीजिए। सपोज ए, बी और सी एक फर्म में 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में पार्टनर है। अब आपसे कह रहा है कि बी ने फर्म से रिटायरमेंट लिया है। अब बी ने रिटायरमेंट लिया है तो इनका नया अनुपात कैसे निकालोगे। तो याद रखो, जब भी संख्या डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यानी कि बटों में दी हो तो उन्हें ऐसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। तो पहले इन्हें रेगुलर नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। रेगुलर में कन्वर्ट करने के लिए काम करिए, इन तीनों नंबर का 2, 3 और 6 इनका एलसीएम निकालिए। आपको एलसीएम मैं पहले सिखा चुका हूँ पिछले में, आप देख सकते हैं, वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, याद आ जाएगी। अदरवाइज 2, 3 और 6 का एलसीएम कॉमन फैक्टर लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा हो। आप इससे इसे भाग करो, 2 से 6 को 3 बार, 1 से गुणा कर दो 3। दूसरा निकालो, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 एकम 6 और 1, यानी कि तीनों के बीच की जो रेशियो वैल्यू निकल के आ गई वो 3/6, 2/6 और 1/6 निकल के आ गई, यानी 3, 2, 1। बी छोड़ के चला गया तो बचा कौन, 3 और 1, ये दोनों तो बचे, यानी 3/4 और 1/4, ठीक। ये दूसरा सिंपल पैटर्न आपका हो गया। एक पैटर्न और बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसे और ध्यान से समझिएगा। सपोज ए, बी और सी 4, 3 और 2 के अनुपात में पार्टनर है। बी ने अवकाश ग्रहण करा और उसका हिस्सा ए और सी ने 60 और 40% के रेशो में ले लिया। अब परसेंट में बात कर रहा है वो आपसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ए रिसीव फ्रॉम बी बराबर ए रिसीव करता है बी से, तो बी का अनुपात है 4, 3, 7 तो 9, 4/9, 3/9 और 2/9, तो 3/9 गुणा 60%, और सी रिसीव फ्रॉम बी बराबर 3/9 गुणा 40%। 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 5 10, सॉल्व कर लीजिए। 3 3 9 और 9 5 45, 3 दूनी 6, 9 5 45। ये ए और सी के बीच के वॉल्यूम्स निकल के आ गए। और शॉर्ट मत करो, ऐसे चलने दो। इसलिए इज न्यू प्रॉफिट रेशो, अब ए का न्यू प्रॉफिट रेशो देखना है तो देखो, ए के पास पहला प्रॉफिट था 4/9 प्लस
9/45 उसे और मिल गया। भाई पहले उसके पास 4/9 था और अब इतना और आ गया बी से, तो जो बी से मिला उसे जोड़ दीजिए। 45 LCM, 9 पंजे 45, 5 चौक 20 प्लस 9, 29/45। 20 न्यू प्रॉफिट रेशो, सॉरी बी नहीं, बी तो चला ही गया। सी इज न्यू प्रॉफिट रेशो, सी का है 2/9 प्लस 6/45 उस पर बचा। एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम वैल्यू 45 है, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 प्लस 6, 16/45। तो दोनों वैल्यू 29:16 निकल के आ गई। ये इन दोनों का नया अनुपात हो गया। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरा तरीका ये हो गया। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और मैं बता रहा हूं। हम लोगों ने अभी तक सैक्रिफाइस रेशो करा था। क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। अब हम लोग एक दूसरा स्टेप पढ़ रहे हैं, गेनिंग रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो को न्यू रेशो में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो गेन हो गया। ये पार्ट हम एडमिशन में पढ़ते हैं और ये पार्ट हम रिटायरमेंट में पढ़ेंगे। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इससे अब हम आगे की तरफ चलते हैं, गुडविल की ओर। ये थे रेशो, अब आती है गुडविल। गुडविल में वो नॉर्मल क्वेश्चन बोलेगा, ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, डेफिनेटली उधार ही होगी, नगद से कोई मतलब नहीं। लेखा करते समय दो तरीके की एंट्री होंगी। पहला, ख्याति खाता खोलने पर आप बोलेंगे यहां पर रिमेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2। अब यहां पर टर्म्स को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो उसे ध्यान देके चलेंगे। रिमेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर adjusted between remain partner। अब एडजस्टेड बिटवीन रिमेन पार्टनर जब हम करेंगे तो याद रखो इन दोनों पे तो गेनिंग रेशो में जाएगी और ये कहेगा रिटायर शेयर गुडविल, ये अपनी रिटायर शेयर वाली गुडविल लेगा। ठीक, सबसे आसान काम है रिटायरमेंट के अंदर गुडविल को ट्रीट करना, क्योंकि दो ही एंट्रियों में काम कंप्लीट हो जाएगा। पहली एंट्री ये और दूसरी एंट्री, यदि पुस्तकों में पहले से ही ख्याति दी हो, यदि पुस्तकों में पहले से ही ख्याति दे रखी होती है तो इसे ऑल पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR और 2, यहाँ पर प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, यहाँ गुडविल ही यूज करेंगे। टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स। अब जब ऑल में बट रही है तो ओल्ड रेशो में जाएगी। ये दो तरीके से हमारी गुडविल बट गई। हाथ के हाथ दो लाइनों का मैं और पॉइंट बता रहा हूँ कि गुडविल को लेजर्स में किस तरीके से पोस्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते हो,
क्योंकि सबसे ज़्यादा गुडविल ही परेशान करती है। ABC, सपोज करिए बी ने रिटायरमेंट लिया, ठीक है, आपको गुडविल बांटनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय ए और बाय सी। ए और सी लिख करके गुडविल को बी के रेशियो में बांट के दिखा दीजिए। दूसरी तरफ चूंकि हमने एंट्री बनाई है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर, इसलिए बाय रिमेनिंग पार्टनर करके रिटायर क्या दिखा दिया, और अब दूसरी तरफ टू रिटायर पार्टनर का नाम लिखेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स क्या दिखा देंगे। बस हो गया काम खत्म। गुडविल इसी तरीके से ट्रीट होगी। और ये वाली गुडविल जो ट्रेंड्स करनी है तो इसे तो सीधा सीधा टू गुडविल अकाउंट लिखो और ऑल पार्टनर का मतलब तीनों में बढ़ जाएगी। दैट्स इट। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहाँ पर मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री और लेजर दोनों के माध्यम से बताया। आज मैंने आप लोगों को रिटायरमेंट में नए जब भी कभी साझेदार फर्म छोड़ के जाएगा तब उस समय पर क्या क्या चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है बताया था। साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे निकाले जाएंगे, गेनिंग रेशो क्या होता है, और साथ ही साथ गुडविल की जर्नल एंट्रीज और गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये मैंने आज आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम अब मैं इसका कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।